हेलो डियर चिल्ड्रन, क्लास 7th सोशल साइंस में आज हम आपके हिस्ट्री पोर्शन में से चैप्टर नंबर 1 हम शुरू करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपके 7th क्लास के हिस्ट्री में आप लोग मिडिवल पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जब आप क्लास 6th में थे तो हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था थोड़ा सा, हमने हिस्ट्री के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हिस्ट्री क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है। फिर धीरे धीरे उसके बाद हमने पढ़ा कि पहले ज़माने में लोग कैसे रहते थे, क्या खाना खाते थे वो लोग, क्या कैसे कैसे कपड़े वो लोग पहनते थे, किस तरह से उन्होंने सेटल्ड लाइफ जीना उन्होंने शुरू किया। फिर धीरे धीरे करके अलग अलग किंगडम्स के बारे में हमने पढ़ा, अलग अलग पावरफुल एम्पायर्स के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि हमने मौर्यंस के बारे में हमने पढ़ा, गुप्तास के बारे में हमने पढ़ा, है ना। अब हम उसके बाद जो पीरियड जो आता है, जो आपने क्लास 6th में पढ़ा, वो आपका एंशियंट पीरियड हो गया, है ना। पुराने ज़माने का जो हिस्ट्री जो है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब जब आप क्लास 7th में आ गए हो तो आप इस क्लास में हिस्ट्री में आप मिडिवल पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि उसके बाद जो पीरियड आते हैं, जो आपने 6th क्लास में पढ़ा, जो आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद जो पीरियड आते हैं उसके बारे में हम क्लास 7th में पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? तो सबसे पहला चैप्टर आपका हिस्ट्री का, जो सबसे पहला चैप्टर, जब सबसे फर्स्ट चैप्टर है ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स में यानी कि 700 से लेके 1750 तक जो होता है 1000 ईयर्स। ठीक है, इन 1000 ईयर्स में क्या क्या चेंज आया, यानी कि चेंज मतलब बदलाव, चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आए, कहाँ कहाँ चेंजेस आए, किन किन फील्ड में चेंजेस आए, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। समझ में आया? तो हिस्ट्री जो है, सबसे पहले हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री में हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट के बारे में पढ़ना, अलग अलग हो रहे हैं चेंजेस के बारे में पढ़ना, हमारे लाइफ के बारे में पढ़ना कि हम पहले हमारा नाम क्या है, हम कहाँ से हैं, हम कौन सी जगह से हैं, हमारे पेरेंट्स कौन थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, हम कौन से फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। ठीक है, यही जो होता है वही हिस्ट्री होता है। ठीक है, अब हम जो इस हिस्ट्री में, जो कि आपके 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है वो है ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स, हजार साल जो होता है, 700 से लेके 1750 तक के पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव आए, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैप 1 एंड मैप 2 आपके बुक में ये लिखा गया है। आपके बुक में सबसे पहले पेज पे 2 मैप दिया हुआ है। ठीक है, एक है मैप 1 और एक है मैप 2। ठीक है, और ये कह रहे हैं मैप 1 और मैप 2 को आप गौर से देखो, उसको ध्यान से देखो। ठीक है, ये मेरा पुराना वाला हिस्ट्री है, आप उसी में आप ये मैप जो है दोनों देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मैप 1। ठीक है, ये मैप आपका मैप 1 हो गया और ये मैप है 2। ठीक है, अब ये दोनों मैप देखो, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग लग रहा है, हर चीज़ में अलग लग रहा है ना, बिल्कुल सेम नहीं है। ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, यानी कि दोनों अलग है। अब देखो इन मैप्स के बारे में ये क्या लिखा है इसमें, वो देखते हैं। ठीक है, मैप 1 इज मेड इन 1154 CE, यानी कि कॉमन एरा। CE मतलब कॉमन एरा होता है, इसका फुल फॉर्म कॉमन एरा।
ठीक है। ये जो मैप 1 जो है, यानी कि ये मैप 1 जो है वो कब बना था? 1154 सीई में बनाया था। किसने बनाया था? अरब के एक जियोग्राफर ने बनाया था, अरबियन ने बनाया था इसको, एक अरब के इंसान ने बनाया था जिनका नाम था ऑल इद्रिसी। ठीक है, आप याद रखेंगे इस मैप को, यानी कि मैप 1 को अरब के एक जियोग्राफर ने बनाया था जिनका नाम था ऑल इद्रिसी। ठीक है, ऑल इद्रिसी प्रोड्यूस डिटेल ऑफ इंडियन सबकंटिनेंट। अब ये जो पता है, ये मैप किसका मैप है? इंडिया का मैप है, इंडिया के सबकंटिनेंट का मैप है, यानी कि ये इंडिया का मैप है। आपको लग रहा है ये इंडिया का मैप आपको लग रहा है? ये नहीं लग रहा है ना, मुझे भी नहीं लग रहा है। आप अपना मैप जो है, अभी जो इंडिया का मैप आप इमेजिन करो, ठीक है, या आप अपने बुक में देख सकते हो उसका मैप, कहीं पे भी आप देख सकते हो मैप, देखो और दोनों को कंपेयर करो कि ये जो ऑल इद्रिसी ने बनाया था ये भी इंडिया का मैप है, ठीक है, जो आपके हाथ में दूसरा मैप है वो भी इंडिया का मैप है, और दोनों में कंपेयर करो, बिल्कुल अलग है, अलग अलग अब दिखोगे। ठीक है, उसके बाद है मैप नंबर 2, और ये है मैप नंबर 2। ठीक है, ये कब बनाया था? 1720 में बनाया था। किसने बनाया था? एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। कार्टोग्राफर क्या होता है? मैप बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं। ठीक है, एक फ्रेंच, यानी कि जो फ्रांस से होता है ना उसको फ्रेंच कहते हैं, एक फ्रेंच ने बनाया था। ठीक है, और ये मैप कब बनाया था? मैप 1 के बनाने से कितने साल बाद बनाया था? 600 ईयर्स बाद बनाया था। ये देखो, ये जो है मैप 2 है। ठीक है, एक फ्रेंच ने बनाया था, और ये कब बनाया था? इसके बनाने के 600 ईयर्स, 600 साल बाद जो है ये मैप बनाया था। अब ये दोनों मैप जो है किसका है? इंडिया का है, इंडिया का मैप है, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट का है। ठीक है, मगर दोनों क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल अलग लग रहा है। दे आर क्वाइट डिफरेंट द ऑफ द सेम एरिया। ये दोनों एक ही एरिया का है, एक ही जगह का है, दोनों मैप जो है एक ही जगह का है, मगर दोनों बिल्कुल ही अलग है। In all Idrisi map, South India is where we would expect to find North India and Sri Lanka at the top. ये जो ऑल इद्रिसी ने जो मैप बनाया था, ये क्या लग रहा है हमें? ये तो साउथ इंडिया लग रहा है, और ये श्रीलंका लग रहा है ना। यहाँ पे ये श्रीलंका है और ये साउथ इंडिया है, मगर मैप में, असली वाले मैप में कहाँ होता है? श्रीलंका और इंडिया तो नीचे होता है, मगर ऑल इद्रिसी के बने हुए मैप में तो ये ऊपर है, ये ऊपर चला गया है ना। ये क्या हो गया है? ये तो बिल्कुल अलग है ना। प्लेस नेम इन अरबिक, और यहाँ पे जो ऑल इद्रिसी ने जो मैप बनाया था, ये जगह का नाम लिखा है, यहाँ पे जो है जगह का नाम लिखा गया है कौन से लैंग्वेज में? अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, मैप 2 सीम्स मोर फेमिलियर टू अस। जब आप मैप 2 को देखोगे, ये मैप 2 हो गया, अब हमें लग रहा है कि हाँ ये इंडिया का मैप है ना। ये हमें लग रहा है कि हाँ, अगर हम कोई बोलेंगे, ये वाला मैप हमें दिखाएंगे, बोलेंगे ये इंडिया का मैप है, तो हम बोलेंगे हाँ हो सकता है, हाँ ये लग रहा है कि ये इंडिया का मैप है। मगर अगर हमें कोई ये वाला मैप दिखाएंगे और बोलेंगे कि ये इंडिया का मैप है, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट का मैप है, तो हम बोलेंगे नहीं ये तो नहीं लग रहा है, मगर असल में ये है। ठीक है, It was made after 600 years, during which time information about subcontinent had changed considerably. और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये मैप 2 जो है वो मैप 1 के 600 years के बाद बनाया था, यानी कि 600 साल बाद बनाया था, यानी कि 6th century के बाद बनाया था।
दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर एंड मार्चेंट्स ऑन देयर वोयाजेस। और ये जो मैप जो है, जो किसने बनाया था, जो फ्रेंच के कार्टोग्राफर ने बनाया था, ये वाला मैप जो है कौन यूज़ करते थे, वो लोग जो इंडिया में आते थे बिज़नेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, सामान ख़रीदने के लिए आते थे या सामान बेचने के लिए आते थे। वो कहाँ से आते थे? समंदरी रास्ते से आते थे। ठीक है, समंदरी से रास्ते से आते थे। और जब वो यहाँ पे आते थे तो वो जगह ढूंढने के लिए, एड्रेस ढूंढने के लिए इस मैप को यूज़ करते थे, इस मैप का सहारा लेते थे। और इस मैप को देख देख कर वो लोग इंडिया में आते थे, रास्ता ढूंढ कर। ठीक है। When historians read documents, map and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds. अब जब historians जब कोई documents लिखेंगे, ठीक है, या कोई वो जब हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस वो लोग होते, इसको उन लोगों को कहते हैं जो हिस्ट्री लिखते हैं, जो इतिहास लिखते हैं। जब भी वो किसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं या किसी मैप को देखते हैं या किसी टेक्स्ट को वो लोग पढ़ते हैं, तो उस टाइम उनको बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, हिस्ट्री लिखना भी आसान नहीं होता है, वो भी मुश्किल होता है। ठीक है, हर साइट में आपको हमेशा से अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में हम क्या पढ़ेंगे? इफ़ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस चेंज विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज? अब इतना चेंज हो रहा है इंफॉर्मेशन जो है, इसमें हमें कुछ और इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना, इस मैप में तो हमें कुछ और इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो इसमें तो कुछ और इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो ये अलग है, बिल्कुल चेंज है। अब जब इस तरह से इंफॉर्मेशन बिल्कुल चेंज हो सकता है, तो लैंग्वेज भी तो चेंज हो सकता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? लैंग्वेज भी तो चेंज हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मिडिवल पर्शियन इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। जो मिडिवल पर्शियन लैंग्वेज जो है वो मॉडर्न पर्शियन से बिल्कुल अलग है। डिफरेंट इज़ नॉट ओनली विथ, ना सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी में, बिल्कुल मीनिंग में भी चेंज होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है किस तरह से चेंज होता है। जैसे कि हिंदुस्तान, क्या है ये? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान टुडे वी नो इट एज इंडिया। हिंदुस्तान अभी हम बोलेंगे, कोई बोल रहा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मतलब क्या है? इंडिया है ना, हिंदुस्तान का मतलब है इंडिया। मिनहाज सिराज, a chronicler who wrote in 13th century, he meant the areas of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and Yamuna. ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान, अभी जब हम सुनते हैं कोई हिंदुस्तान बोल रहे हैं, तो इसका मतलब जो है ये इंडिया के बारे में बोल रहे हैं। इसका मतलब जो है क्या है? पूरा इंडिया है। हिंदुस्तान में क्या आएगा? पूरा इंडिया आएगा। मगर एक इंसान जिनका नाम है मिनहाज सिराज, उसने एक हिस्ट्री लिखा था। उस हिस्ट्री में उसके हिंदुस्तान कहने का मतलब पूरा इंडिया नहीं है। उसमें क्या है? पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना के बीच में जो ज़मीन आते हैं, जो लैंड आता है, उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। बल्कि पूरे इंडिया को हिंदुस्तान उस टाइम नहीं कहते थे। तो इसका मतलब जो है लैंग्वेज भी डिफरेंट हो गया है ना, अलग है ना। ही यूज टू टर्म फॉर लैंड्स दैट वर पार्ट ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। वो हिंदुस्तान उन एरियाज को वो कहते थे। कौन? मिनहाज सिराज ने जो मेंशन किया है उसके अपने बुक में हिंदुस्तान करके, उसमें हिंदुस्तान का मतलब है पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के रिवर के लैंड। ठीक है, और उनका मतलब है जो जहाँ पे दिल्ली सुल्तान्स, जहाँ पे जिस जगह पे रूल करते हैं, उसी को हम बोलेंगे हिंदुस्तान, उसी को बोलते थे। मगर अभी जो है हिंदुस्तान का मतलब जो है पूरा इंडिया है। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि हिस्टोरियंस को क्या रहना चाहिए? अलर्ट रहना चाहिए।
तो अभी जो हिस्टोरियंस ने अगर देखा किसी बुक में हिंदुस्तान लिखा है तो वो सोचेगा कि ये पूरा इंडिया है। नहीं, वो अलग भी हो सकता है। तभी तो उसको पूरा जांच पड़ताल के बाद, ठीक है, तभी उसको लिखना चाहिए। ठीक है। In the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography। और 16th century में बाबर जो है वो कौन है? राजा है, मुग़ल का राजा है, फर्स्ट रूलर था मुग़ल का। तो बाबर क्या बोलते थे? हिंदुस्तान का मतलब जो है, हिंदुस्तान जब बोलते हैं तो उसमें जियोग्राफी जो है, लैंड, ज़मीन जो है, यही कुछ आता है। उसका मतलब जो है हिंदुस्तान का मतलब वही होता है। ठीक है। इट मीन्स द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट इट विथ इट टुडे। इसका मतलब ये हुआ, हिंदुस्तान जो है, अभी हम जिस हिंदुस्तान को जानते हैं, ये जो है इस हिंदुस्तान का सेम मीनिंग जो है पहले नहीं था, पहले कुछ अलग ही था। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है। Historians have to be careful about the term they used because they meant different things in the past। इसीलिए historians को क्या रहना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस टर्म को वो यूज़ कर रहे हैं, जिस वर्ड को वो यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है उसका मतलब जो है पास्ट में, यानी कि पुराने ज़माने में, उसका मतलब कुछ और ही हो, जैसे हिंदुस्तान का है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ, जैसे कि टर्म फॉरेनर। जैसे कि क्या है? फॉरेनर। फॉरेनर अभी हम जब बोलेंगे वो तो फॉरेनर है ना। अगर कहीं पे है, कोई इंसान है, हम बोलेंगे नहीं कोई नहीं था, सिर्फ वहाँ पे एक फॉरेनर था। तो फॉरेनर जब वो बोलेंगे तो हम क्या सोचेंगे? कोई अंग्रेज़ होगा, कोई ऐसा इंसान होगा जो इंडिया का है ही नहीं, उसको हम अभी बोलते हैं फॉरेनर, है ना। मगर उस इन द मिडिवल पीरियड में फॉरेनर हर वो इंसान को बोलते थे जो किसी गांव में वो स्ट्रेंजर, अजनबी, कोई अजनबी हो, उसको वो फॉरेनर हो गया। ठीक है। समवन हु इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, वो इंसान जो उस सोसाइटी का नहीं है, उस गांव का नहीं है, तो उसको बोलेंगे वो फॉरेनर। ठीक है। अगर किसी एरिया में, जैसे कि कारू में है, कारू में कोई जैसे कि ले से या कोई चोकलमसर से कोई वहाँ जाएंगे, तो इसका मतलब वो फॉरेनर हो गया। ठीक है। जैसे कि अभी हमारे जो है यहाँ पे मैम है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है? फॉरेनर है। ठीक है। उसका मतलब मिडिवल पीरियड में ऐसा मतलब होता था। मगर अभी जब हम फॉरेनर बोलेंगे तो इसका मतलब वो इंसान है जो इंडिया का नहीं है। ठीक है। तो इतना अलग है, इतना डिफरेंट, इतना चेंज है, उसका मीनिंग अलग है, बिल्कुल अलग है। तभी जब कोई हिस्ट्री लिखने से पहले, कोई इतिहास लिखने से पहले जो है, हिस्टोरियंस को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब कुछ और हो सकता है, इन्फॉर्मेशन जो है कुछ और हो सकता है। ठीक है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। Historians use different types of sources to learn about the past। अब historians क्या करते हैं? पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि पुराने ज़माने के बारे में वो स्टडी करते हैं। अब उसके बारे में स्टडी करने के लिए, पास्ट के बारे में स्टडी करने के लिए वो अलग अलग तरह के सोर्सेस यूज़ करते हैं। सोर्सेस वो होता है जो किसी चीज़ के बारे में जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं, उसको हम बोलेंगे सोर्सेस। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान है या कोई मशहूर कोई मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, अचानक से उसकी डेथ हो जाता है।
तो एक इंसान है जो उसके बारे में जानना चाहते हैं, उस इंसान जो मर गया, जिसकी डेथ हो गई, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। आप उसको उसके बारे में जानकारी वो कहाँ से मिलेंगे, उसको कहाँ से मिलेंगे? हो सकता है उस इंसान ने मरने से पहले जो है वो डायरी वो मेंटेन रखते हो, डायरी वो लिखते हो, तो उस डायरी से उसको पता चलेगा कि वो कैसा इंसान था। तो वो डायरी जो है उस वो लिखने वाले इंसान के लिए वो सोर्सेस बन गया। समझ में आया? वो होता है सोर्सेस। समझ में आया? तो हिस्टोरियंस जो है हिस्ट्री पढ़ने के लिए अलग अलग तरह के सोर्सेस यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ जो है ऐसे सोर्सेस है जिसको हम अभी भी यूज़ करते हैं, अभी भी कंटिन्यू है। कुछ ऐसे भी सोर्सेस है जो पहले यूज़ करते थे हिस्ट्री पढ़ने के लिए मगर अभी नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरह से है। दे स्टिल रैली ऑन, अभी भी जैसे कि कहाँ से सोर्सेज जो कहाँ से हिस्टोरियंस को इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, जैसे कि कॉइन्स यानी कि सिक्का हो गया हो, इंस्क्रिप्शन जो लिखा होता है ना, रिटन जो कहीं पे भी होता है, जैसे कि पत्थर पे खोद के भी लिख सकता है, या किसी लीफ पे भी लिख सकता है, या किसी दीवारों पे भी लिख सकता है, उसको इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, आर्किटेक्चर अलग अलग टेम्पल्स होता है, फोर्ट्स होता है, पैलेस होता है, उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं हिस्टोरियंस को। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, जो टेक्स्ट होता है ना बुक, उसमें भी रिकॉर्ड्स होते हैं अलग अलग, उससे भी हिस्टोरियंस को हिस्ट्री लिखने के लिए उससे भी उनको इंफॉर्मेशन मिलते हैं। Number and variety of textual records increased dramatically during this period. इस पीरियड में जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है यानी कि जो लिखावट जो बुक हो सकता है, ठीक है, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इंक्रीज कैसे हो गया? क्योंकि आप प्रिंटिंग प्रेस आ गया जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, है ना। थ्रू दिस पीरियड पेपर जो है आ गया। पहले जो है पेपर कहाँ होते थे, जो अभी जो है पेज इस तरह के पेपर है जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, इस तरह के पेपर पहले ज़माने में नहीं होते थे। तो कॉपर के प्लेट पे खोद के लिखते थे, या पत्थर पे खोद के लिखना, दीवारों पे खोद के लिखना, इस तरह से लिखना होते थे। ठीक है, फिर जब पेपर आया तो फिर बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया लोगों के लिए उस पे लिखना। फिर उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आया, प्रिंट करना, कॉपी कर देना, एक कॉपी के उसके हज़ारों बना देना। तो तब तो वो बहुत ही ज़्यादा आसान भी हो गया, इजी भी हो गया, और चीप यानी कि सस्ता भी हो गया। ठीक है, अब एक ऐसा बुक है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बुक है ना। अब ये ऐसा एक ज़माना था जब एक लाइन बाय लाइन जो है इंसान हाथ से लिखते थे। ठीक है, तो उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा। तो ऐसे बुक मिलना भी मुश्किल होता था और बहुत ही ज़्यादा महंगा भी होता था। महंगा क्यों ना होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगा है, क्योंकि उसने लाइन बाय लाइन उसने हाथ से लिखा हुआ है। अब जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो प्रिंटिंग किया, तो फिर इस एक कॉपी के इसके हज़ारों लाखों मिनटों में, सेकंड में ऐसे निकल सकते हैं। तो क्या हो गया, काम भी आसान हो गया, तो इसका ये जो है वो चीप भी हो गया, सस्ता भी हो गया, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट। अब जब पेपर आया तो लोग जो है क्या लिखने लगे, होली टेक्स्ट। होली टेक्स्ट वो होता है जैसे कि रिलीजियस बुक होता है ना, उसको बोलेंगे होली टेक्स्ट। क्रॉनिकलर यानी कि क्रॉनिकल्स यानी कि हिस्ट्री लिखना, रूलर्स के बारे में लिखना। ठीक है, लेटर्स या टीचिंग ऑफ सेंट्स, जो सेंट्स जो है होता है, जो रिलीजियस जो हेड होता है उन्होंने क्या बोला, ठीक है, उनके टीचिंग्स को लिखना। पिटिशंस जो जुडिशियल्स रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उसके बारे में लिखना, या जो अकाउंट्स या रजिस्टर करके रखते हैं, टैक्स जो है वो होते हैं, वो सारा जो है ये लोग लिखने लगे, राइट करने लगे। Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. Manuscripts जो है वो कलेक्ट करते थे wealthy लोग, ठीक है, रूलर्स, monasteries होना, temples, they were placed in libraries. ये सब जो है कहाँ पे रखा हुआ है, लाइब्रेरीज में संभाल के रखा हुआ है, या और आर्काइव्स में रखा हुआ है।
These manuscripts and documents provide a lot of information to historians. ये सारे manuscripts जो है, ये सारे documents जो है historians को बहुत ज़्यादा काफ़ी जो है information उनको देते हैं. But they are also difficult to use. मगर वो उसको यूज़ करना भी काफ़ी मुश्किल है. जैसे कि हमने पढ़ा, उसका मतलब चेंज हो सकता है, उसका मीनिंग अलग हो सकता है. ठीक है. There was no printing press in those days, so scribes copy manuscript by hand. जो पहले जो है प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, जो हिस्ट्री होते थे वो क्या हैंड यानी कि हाथ से लिखते थे. As scribe copied manuscript by they also introduce some changes, a word, a sentence there. कभी कभी क्या होता है कि किसी ने लिखा है, ये बुक लिखा है, मैंने ये बुक लिखा है. ठीक है. अब ये बुक जो है कोई और लिखेंगे, इसको कोई और देख के इसको लिखेंगे. ठीक है. अब उसको मेरा हैंड राइटिंग पता नहीं चलेगा, है ना. या कहीं पे मैंने या आर लिखा हो तो उसको लगेगा इसने यू लिखा हुआ है, या हो सकता है कुछ और लिखा हुआ तो उसको कुछ और बना देगा. जैसे कि होमवर्क आप कराते हो किसी और से. ठीक है. आपके पास बहुत सारा होमवर्क है तो आपको पता, तो आप क्या करते हो, अपने भाई बहन से या अपने दोस्त से होमवर्क करने के लिए बोलते हो. तो जब वो होमवर्क लिखते हैं तो उसका हैंड राइटिंग जो है, जो आपने लिखा हुआ है वो हैंड राइटिंग उसको समझ नहीं आता है, तो वो चेंज हो जाता है. ठीक है. पहले तो एक वर्ड चेंज हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके पूरा एक सेंटेंस चेंज हो जाता है. ठीक है. Manuscript of the same text became substantially different from one another. Manuscript जो है, एक रिटन जो डॉक्यूमेंट जो है, वो पेज जो है बिल्कुल अलग हो जाता है. फिर उसका जब एक कोई और कॉपी करता है, फिर उसको कोई और कॉपी करता है, फिर उसको कोई और कॉपी करता है, तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है ना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे टीचर लिखते हैं, है ना. तो टीचर लिखते हैं तो आपको कुछ और दिख रहा है तो आपने कुछ उसको और लिख दिया. फिर उसी आपके नोटबुक को आपके दोस्त ने उसको उतारा, उसको लिखा, तो उसने कुछ और लिख दिया, तो वहाँ तक पहुँचने तक पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है. वैसा ही हाल जो है हिस्ट्री लिखने में भी होता है, उस तरह से चेंज हो जाता है. ठीक है. As a result, historians have to read different manuscripts, versions of the same text to guess what the author had originally written. इसीलिए historians को जो है अलग अलग manuscript जो है सेम टेक्स्ट का, सेम बुक का जो है अलग अलग manuscript जो है उसको पढ़ना चाहिए. हर मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उसको पढ़ना चाहिए ताकि उसको ये समझ आए कि असल में उसने क्या लिखा हुआ था. ठीक है. उसके बाद हमारा टॉपिक आता है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. स्टडी ऑफ 1000 years between 700 to 1750 was a huge challenge. बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था हिस्टोरियंस के लिए. क्यों? क्योंकि अलग अलग इस पीरियड में, इस 1000 years में, 1000 साल में बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के डेवलपमेंट आए सोसाइटी में. ठीक है. अलग अलग टेक्नोलॉजीज आए. ठीक है. जैसे कि पर्शियन वेल यानी कि जो वेल होता है ना, जो जैसे जो पहिया होता है जो घूमते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, उसको पहिया को यूज़ करते हैं. उससे हम ये स्पिनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, धागा निकालने के लिए यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हैं. वेल को यूज़ करते हैं हम बर्तन बनाने के लिए यूज़ करते हैं. उसको कुएं से पानी निकालने के लिए उस वेल को यूज़ करते हैं. ठीक है. तो ये वही पीरियड था, ये 1000 साल जो है यही वही पीरियड था जो अलग अलग चेंजेस आए. जैसे टेक्नोलॉजीज़ में आए क्या, पर्शियन वेल आए. वेल जो है वो पहिया आया जो इरिगेशन के लिए लोग यूज़ करने लगे. स्पिनिंग वेल आया, स्पिनिंग जो वीविंग के लिए, कपड़े बनाने के लिए यूज़ करने लगे. ठीक है. फायर आर्म्स यानी कि फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, वॉर में यानी कि जंग में, वॉर में क्या आया, अलग अलग फायर आर्म्स आया यानी कि हथियार आया, वेपन्स आया. तो इन सब के बारे में पढ़ना और लिखना जो है हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा. ठीक है. अलग अलग फूड्स आए, अलग अलग बेवरेज आए. बेवरेज यानी कि जो पीने वाले जो होते हैं ना, वो पीते हैं जिसको, उसको बेवरेज बोलते हैं. जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, उसको हम बेवरेज बोलेंगे.
ठीक है। अलग अलग फूड आए, जैसे कि पोटैटोस आए, कॉर्न्स आए, चिलीज़ आए, टी आए, कॉफ़ीज़ आए। अब ये सारे डेवलपमेंट कैसे आते हैं? ठीक है, कैसे आते हैं? लोगों के साथ। जब सोसाइटी में कोई अलग लोग आते हैं तो वो क्या करता है, अलग आइडिया लाता है, वो आइडियाज़ लाते हैं वो। ठीक है, उसका नतीजा क्या होता है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंज हो जाता है। समझ में आया? अगर हमारे सोसाइटी में कोई इंसान आया, अजनबी आया, तो वो अकेला खाली इंसान नहीं आएगा, उसका आइडिया भी साथ में वो लाएगा। तो इसी तरह से जब वो अपना आइडिया उस सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करता है तो उसी सोसाइटी में चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है। ठीक है। पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ये वो वाला पीरियड था 700 से 1750, वो वाला पीरियड था जो मोबिलिटी यानी कि लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाना। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल दूर दूर तक जाने लगे, काम की तलाश में बोल सकते हो या कुछ भी अपना पैसा कमाने के लिए भी बोल सकते हो। उसमें से एक ग्रुप जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ वो कौन था? राजपूत था। ठीक है, राजपूत जो है किससे आया? राजपूत जो है राजपुत्रा से आया। राजपुत्रा मतलब सन ऑफ रूलर, राजा का बेटा, उसको हम बोलेंगे राजपुत्रा। ठीक है, अब ये राजपुत्रा जो राजपूत जो है उसमें ना सिर्फ रूलर नहीं होते थे, बल्कि रूलर और कैप्टन नहीं होते थे, बल्कि सोल्जर्स भी होते थे, उसमें कमांडर्स भी होते थे जो क्या करते थे, जो आर्मी में सर्व करते थे, उसको भी, वो भी राजपूत होते थे उसमें से। ठीक है, और दूसरे ग्रुप जैसे कि मराठास, सिख, जाट्स, आहोम्स, कायास्थास, ठीक है, ये लोग भी आए। ठीक है, और ये इन लोगों ने भी कोशिश किया कि वो लोग भी पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट हो सोसाइटी में। ठीक है, और इस पीरियड में क्या, इस पीरियड में, इस 1000 साल में क्या हुआ? जंगल जो है वो क्लियर कर दिए गए, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को काटा गया। और उसके बाद वहाँ पे क्या हो गया? एग्रीकल्चर जो है वो एक्सटेंड हो गया। एग्रीकल्चर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जंगल है, पेड़ है, पेड़ है, पेड़ है, तो इन सब को काटा और ये वाला एरिया जो है उन्होंने इस पे क्या बनाया? उन्होंने एग्रीकल्चर किया उस पर। तो उससे क्या होगा? एग्रीकल्चर जो है वो क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर जो है वो इंक्रीज हो जाए, एग्रीकल्चर जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट ड्यूलर्स। अब जो है जहाँ पे पहले जंगल थे, जहाँ पे फॉरेस्ट थे, यहाँ पे तो जंगल में भी लोग रहते थे, ट्राइब्स रहते थे, ट्राइबल लोग रहते थे। अब जब ये जंगल नहीं रहेंगे तो वो लोग भी मजबूर हो गए अपने जगह को छोड़ के, वो लोग मजबूर हो गए जाने पे, वो लोग मजबूर हो गए। ठीक है, और वो लोग उसमें से कुछ जो है काम करने लगे, जो जंगल में, जो पहले वो लोग जंगल में रहते थे, अब जब जंगल को क्लियर किया तो कोई लोग जो है वो जंगल छोड़ के कहीं और चले गए। ठीक है, और उसमें से कुछ जो है क्या बन गए? पीजेंट्स बन गए, खेती बाड़ी करने वाले बन गए। ठीक है, फिर उसके बाद उनको वो इन्फ्लुएंस हो गए किससे? रीजनल मार्केट से, कैप्टन से, प्रिस्ट से, मॉनेस्ट्रीज से, टेम्पल से। फिर धीरे धीरे करके वो लोग भी, ये पीजेंट्स भी उस सोसाइटी का पार्ट बन गया और उनको टैक्स पे करने पड़े। ठीक है, जैसे जैसे वो लोग अपने खेतों में वो खेती बाड़ी करते थे और उस खेती बाड़ी का, उस फसल का कुछ टैक्स जो है उनको देना पड़ता था, या तो राजा को या तो उनके अपने हेड को। ठीक है, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और कास्ट। लोग जो है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होने लगे, जिसको जातीज कहते हैं या उसको कास्ट कहेंगे, सब कास्ट कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ, और ये कास्ट पे डिवाइड होते थे, और डिवीज़न किस बेस पे होता था? उनके बैकग्राउंड पे, उनके ऑक्यूपेशन को देखकर कि वो काम कैसा करता है। अगर वो झाड़ू मारने का काम करेगा तो वो लो कास्ट हो गया। अगर वो करेंगे, वो आर्मी में वो काम करने वाला है, तो हाँ ये तो राजपूत है। ठीक है, अगर वो पूजा पाठ करने वाले मंदिर में पूजा करेंगे, हाँ ये तो ब्राह्मण्स है। ठीक है, उनके ऑक्यूपेशन को देखकर, उनके काम को देखकर उनको अलग अलग कास्ट में, उनको अलग अलग जातीस में उनको डिवाइड कर देते थे।
ठीक है। जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। अब ये जातीज जो है एक ग्रुप बन गया, कास्ट जो है ग्रुप बन गया। अब इनका अपना रूल्स होता था, अपना रेगुलेशंस होते थे और अपना ही मेंबर होते थे। These regulations were enforced by the assembly of elders। अब वो रेगुलेशन जो है कौन उन पे वो कानून जो है कौन उन पे लगवाते थे, उनके एल्डर्स, बड़े बुजुर्ग लोग, ठीक है, जिसको जाति पंचायत बोलते थे। जातीज वेर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। जाति जो है पूरा एक स्टेट नहीं है, एक स्टेट का पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया, इसके बाद और भी है, बस आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रीजन्स एंड एम्पायर्स के बारे में, ठीक है। रीजन्स एंड एम्पायर्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू।